तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पिछले एपिसोड देख लें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे भी थोड़े से सब्सक्राइबर्स बढ़ें। और चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले पिछले एपिसोड देख लें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कुछ ही टाइम के अंदर अलग अलग एंशिएंट इनहेरिटेंसेस के इंपॉर्टेंट फिगर्स एक के बाद एक 5 फेस माउंटेन पर आने लगे। उनका असली ऑब्जेक्टिव ये था कि वो इनडायरेक्टली हुआंग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते थे। खास तौर पर यही जानना चाहते थे कि सी हाउ अभी कहाँ है। ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। इमॉर्टल किन ने क्लियरली कह दिया था कि उन्होंने सी हाउ को नहीं देखा। वैसे भी इमॉर्टल किन खुद सिर्फ कुछ ही लोगों से मिलते थे और वो भी सिर्फ उन इनहेरिटेंसेस के लीडर से जो वाकई उस लेवल के थे। इनहेरिटेंस मतलब वो भाई जिनके पास नहीं इंस्टेंट इनहेरिटेंस उनको बोला जा रहा है। ठीक है, समझ जाना। कन्फ्यूजन होगी तो बताना, मैं क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। कुछ दिनों तक इमॉर्टल माउंटेन पर लोगों का आना जाना लगा रहा। सब अपनी तरफ से प्रीशियस गिफ्ट लेकर आ रहे थे गुडविल दिखाने के लिए। इसकी वजह से स्पिरिट रियलम की बैटल थी। इसकी वजह स्पिरिट रियलम की बैटल थी जो बहुत सी इनहेरिटेंसेस के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी थी। उस बैटल में हुआंग ने कुमपेंग फॉर्म यूज़ किया था और वो कम्प्लीटली अनस्टॉपेबल रहा। अलग अलग सेक्ट के जो लोग भेजे गए थे उनमें से भाग पाने वाले लोग बहुत कम थे। लगभग सभी के सभी वाइप आउट हो चुके थे। चाहे वो रियल वर्ल्ड की बैटल नहीं थी, लेकिन स्पिरिट रियलम में भी मरने वाले लोग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद हुआंग का नाम एक सेवेज एग्जिस्टेंस के रूप में फैल गया। सिर्फ कुछ साल पहले तक जिसे कुछ सेक्ट मास्टर्स लाइटली लेते थे, आज वही उनसे काफ़ी ऊपर पहुंच चुका था और अब लोगों को लग रहा था कि इमॉर्टल पैलेस तक उसके हाथों से ख़त्म हो चुका है। कुछ कल्टिवेटर्स ने किन क्लैन के लोगों को सीक्रेटली गिफ्ट देने की कोशिश की, बस ये कंफर्म करने के लिए कि हुआंग वाकई यही आया था या नहीं। इमॉर्टल माउंटेन सडनली काफ़ी बस्टलिंग हो गया, लेकिन किन क्लैन के लोग बिल्कुल टाइट लिप्ड रहे। उन्होंने कुछ नहीं बोला। इसी वजह से लोग और ज़्यादा श्योर हो गए कि सी हाउ यही आया था, चाहे अभी हो या नहीं। कुछ एंशिएंट सेक्ट्स के लीडर खुद आकर क्लैन से मिले मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए और भी ज़्यादा वैल्यूबल गिफ्ट छोड़ कर गए। सबका एक ही डर था, अगर हुआंग ने रिवेंज लेने का डिसाइड कर लिया तो उसके सेक्ट उन लोगों के सेक्ट को कौन बचा सकता है। कैटास्ट्रॉफी रिजल्ट हो जाएगा उनके लिए ये। इन सब के बीच सी हाउ इमॉर्टल माउंटेन के अंदर ही था। किन क्लैन की ट्रेजरी में इतना ज़्यादा हेवनली ट्रेजर जमा हो गए थे कि वो ऑलमोस्ट एक छोटी माउंटेन जैसे लगने लगे। सी हाउ ने क्लियर किया था कि उसे रिसोर्सेज चाहिए डेसोलेट बॉर्डर से लाए गए बच्चों के लिए और लोअर रेलम के स्टोन विलेज के रिबिल्ड करने के लिए। कुछ दिन बाद विजिटर्स कम होने लगे। इसी बीच सी हाउ ने इमॉर्टल किन के थ्रू एक मैसेज स्प्रेड करवाया जो इनहेरिटेंसेस स्पिरिट रियलम में उसके अगेंस्ट गए थे। अगर वही स्प्रेड कराया था कि जो लोग मेरे खिलाफ गए थे, अगर वो फ्यूचर में शांति चाहते हैं तो उन्हें अपनी सिंसेरिटी दिखानी होगी। कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सीक्रेटली हुआंग के खिलाफ प्लानिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ इनहेरिटेंसेस डर के मारे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो गए। सी हाउ ने डायरेक्टली बता दिया था कि उसे हर चीज़ नहीं चाहिए, लेकिन हर क्लैन का सिग्नेचर ट्रेजर चाहिए, जैसे स्पेशल स्पिरिचुअल मेडिसिन या वेपन रिफाइनमेंट टेक्निक्स। इसी दौरान सी हाउ एक पर्टिकुलर रीजन की तरफ निकला जहां कुछ एक्सट्रीमली एंशिएंट हिडन क्लैंस रहते थे। ये र्यूमर था कि इन लोगों को पावर लोअर रेलम जाने के एंशिएंट पाथ पता है। इन लोगों के पास इतनी पावर है कि उन्हें पता है कि एंशिएंट रेलम से के लोगों को कि यहाँ कैसे जाना है लोअर रेलम में। रास्ते में सी हाउ स्कारलेट लाइट नाम के एक इनहेरिटेंस के एरिया से गुजरा जो पहले ओपनली उसके खिलाफ बोल चुका था और अंडरवर्ल्ड अर्थ पर डिपेंड करता था। सी हाउ ने वहाँ सीधे एक्शन लिया। सेक्ट के लीडर्स को ख़त्म किया गया, ट्रेजरी कम्प्लीटली लूट ली गई और पूरी इनहेरिटेंस कोलैप्स हो गई। इसी इवेंट ने 3000 प्रोविंस को हिला दिया। लोगों को कंफर्म हो गया कि हुआंग बैकिंग सॉलिड है और इमॉर्टल पैलेस की एंशिएंट एग्जिस्टेंस के साथ वाकई कुछ बड़ा हो चुका है। आगे बढ़ते हुए सी हाउ हेवन प्रोविंस पहुंच गया। यही सेलेस्टियल क्लैन का बेस था, एक ऐसा प्लेस जहां से सी हाउ की पुरानी ग्रजेस जुड़ी हुई थी। सिटी ऑफ हेवन जो स्काई में फ्लोट करता था सेलेस्टियल क्लैन की एंसेस्ट्रल सिटी थी। सी हाउ ने डिसाइड किया कि वो यहाँ एक विजिट करेगा। इसी के साथ सी हाउ सीधे सिटी ऑफ हेवन की डायरेक्शन में बढ़ गया, सेलेस्टियल क्लैन के मेन एरिया की तरफ।
हमें दिखाया जाता है सेलेस्टियल क्लैन का एरिया बहुत बड़ा था, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन सिटी ऑफ हेवन के अंदर एक और सीक्रेट रीजन था जहाँ सिर्फ कुछ हिडन पाथ्स के थ्रू ही एंट्री पॉसिबल थी। सी हाउ ने एक ट्रांसपोर्ट फॉर्मेशन यूज़ करके सीधे उस सीक्रेट रीजन में एंट्री ले ली। ये जगह लगभग 1 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी। यही सेलेस्टियल क्लैन का मेडिसिन गार्डन था और यहीं से उनके डिवाइन बीस्ट आते थे। सिटी ऑफ हेवन इस पूरे लैंड के ऊपर आसमान में फ्लोट कर रही थी। नीचे से सिटी दिखाई नहीं देती थी, सिर्फ ग्रेट दाव और प्राइमल केओस जैसे सीन्स नजर आते थे। इस वक्त सी हाउ पहले जैसा नहीं रहा था, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। अब वो कोई ऐसा कल्टीवेटर नहीं था जिसे कोई भी इजीली दबा सके। वो बिना रुकावट के आसमान के नीचे मूव कर सकता था। सी हाउ ने अपनी कुन पेनविंग्स एक्टिवेट किए, यिन और यान एनर्जीज लाइटनिंग के साथ कंबाइन हो गई और वॉइड डायरेक्टली टीयर हो गया। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। पहले सिटी ऑफ हेवन के पास आने के लिए डिवाइन फॉर्मेशन फॉलो करनी पड़ती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। हर स्टेप के साथ सराउंडिंग्स में इरेगुलर सीन्स अपीयर हो रहे थे। सी हाउ आसमान पर चलते हुए लेयर्स ऑफ ग्रेट दाव रेस्ट्रिक्शंस क्रॉस करता चला गया। सिटी ऑफ हेवन बहुत बड़ी थी और पुरानी भी। एंशिएंट टाइम से यहाँ पावरफुल फॉर्मेशंस एक्टिवेट थे जो सेलेस्टियल क्लैन की इनहेरिटेंस को प्रोटेक्ट करते थे। पूरी सिटी के ऊपर हेजी रिपल्स दिखती थी जो डिवाइन दाव रेगुलेशन से बनी एक डोमेन का हिस्सा थी। इस डोमेन के अंदर डायरेक्टली अटैक करना बहुत ही डेंजरस था। नॉर्मल कल्टिवेटर्स यहाँ तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाते थे। सिटी ऑफ हेवन का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग था कि पहले कई पावरफुल एक्सपर्ट्स ने मिलकर अटैक किया, स्टार्स तक समन किए गए, लेकिन सिटी पर फिर भी एक खरोच तक नहीं आई, वो सेफ रही। इसी बैकग्राउंड में जब सी हाउ सिटी के पास पहुंचा, सराउंडिंग्स में ब्लैक लाइटनिंग और 5 कलर्ड डिवाइन लाइट अपीयर हुई। ब्लड कलर्ड दाव पैटर्न्स भी नजर आए। सिटी ऑफ हेवन में डिस्टर्बेंस आ गई। सिटी के अंदर से अलार्म बज उठे। एंशिएंट सिटी की फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गई। सी हाउ ने सिचुएशन को ऑब्जर्व किया और डायरेक्टली एंट्री से रुक गया। मतलब डायरेक्टली एंट्री नहीं की, ठीक है, रुक गया। यह जगह सेलेस्टियल क्लैन की एंसेस्टर लैंड थी और बिना प्लानिंग यहाँ घुसना सही नहीं था। इस बार सी हाउ ने खुद को छुपाया नहीं, वो स्काई में ओपनली खड़ा हुआ। तुरंत सिटी के लोगों ने उसे पहचान लिया। खड़ा हुआ था और तुरंत लोगों ने पहचान लिया, ये सी हाउ है, हुआंग। अब हुआंग का नाम पूरे 3000 प्रोविंस में फेमस हो चुका था। स्पिरिट रियलम के बाद उसकी रेपुटेशन बहुत डेंजरस हो गई थी। कई सेक्ट्स ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने स्पिरिट रियलम के गेट तोड़कर वापस आकर काउंटर अटैक किया था। इसलिए सेलेस्टियल क्लैन के लोग नेचुरली नर्वस हो गए। सिटी ऑफ हेवन के डिफेंस कमांड्स एक्टिवेट हो गए। सी हाउ ने डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड किया। वो नीचे ग्राउंड की तरफ चला गया जहाँ मेडिसिन गार्डन और डिवाइन बीस्ट प्लेन्स थे, जहाँ रहते थे। मतलब यही उसने फियरलेस लायन को रिलीज़ किया और उसे पूरे एरिया को कलेक्ट करने का ऑर्डर दिया। गोल्डन फियरलेस लायन ने एक स्पेशल ट्रेजर निकाला और पूरे 1 लाख किलोमीटर तक के एरिया के हब्स और डिवाइन बीस्ट को कलेक्ट कर लिया। सिटी के अंदर ये देखकर लोग शॉक हो गए और गुस्सा भी, लेकिन सी हाउ को पता था कि सेलेस्टियल क्लैन का रियल ट्रेजर सिटी के अंदर ही होंगे। फिर भी उसने ये लॉस उनके लिए बहुत बड़ा था। उसके बाद सी हाउ वापस सिटी ऑफ हेवन के बाहर आया। सिटी के अंदर एल्डर्स और हाई लेवल फिगर्स अब पूरी तरह अलर्ट हो चुके थे। उसने सीधा सवाल पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मतलब उन लोगों ने पूछा। सी हाउ ने जवाब दिया, सिर्फ एक वर्ड था, रीपेमेंट। मतलब वही पुराना हिसाब चुकता करने आया हूँ। सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर्स ने पास्ट इवेंट को सेटल हुआ बताने की कोशिश की, लेकिन सी हाउ ने क्लियरली मना कर दिया। जो उसके साथ हुआ था उसका डिसीजन उसकी मर्जी से ही हो सकता था। इसी वक्त ओल्ड सेलेस्टियल खुद सिटी वॉल्स पर अपीयर हुआ। डेसोलेट बॉर्डर के बाद उसकी कंडीशन पहले से बेटर थी। उसके बाद उसने सी हाउ को सिटी के अंदर बात करने का इनविटेशन दिया, लेकिन सी हाउ ने मना कर दिया। उसके बाद सिटी वॉल्स पर और लोग दिखे, यूयू, फूकू, रेड स्पाइडर, लिली, थ्री स्टोन हेवनली मोनार्च और यूनजी, ये नाम थे, ठीक है। इन सबको देखकर सी हाउ ने क्लियरली कहा कि वो प्री पेमेंट के लिए आया है। अगर उसकी डिमांड पूरी होती है तो वो बिना कॉन्फ्लिक्ट के यहाँ से चला जाएगा, वरना कॉन्सिक्वेंसेस सेलेस्टियल क्लैन को फेस करना पड़ेगा। सिटी ऑफ हेवन के ऊपर एक हेवी साइलेंस छा गया। ये सिचुएशन सेलेस्टियल क्लैन के लिए भी पहली बार थी। एक सिंगल पर्सन उनकी एंशिएंट सिटी के सामने खड़ा होकर डायरेक्ट रिपेमेंट का डिमांड कर रहा था।
हमें दिखाया जाता है हुआंग दोबारा सिटी ऑफ हेवन के सामने आ चुका था। इस बार वो पहले जैसा नहीं था, उसकी कल्टीवेशन अब सीधे छलांग मार चुकी थी। उसके नीचे जो खड़ा था वो सिर्फ एक माउंट नहीं था बल्कि फियरलेस लायन थे, एक ऐसी एग्जिस्टेंस जो खुद में ही इंटिमिडिएशन थी। गोल्डन शेर पर बैठा हुआ हुआंग ऊपर से पूरे अंडर द हेवेंस को देख रहा था और उसका प्रेशर सीधे सिटी ऑफ हेवन के गेट्स तक पहुंच चुका था। ये बिल्कुल क्लियर था, हिसाब बराबर करने आया था। इसे क्लियर होता था कि हिसाब बराबर करने आता। सेलेस्टियल क्लैन का हाई लेवल्स को जैसे ही पता चला, एटमॉस्फेयर तुरंत बदल गया। डेसोलेट बॉर्डर से आई खबरें सिर्फ अफवाह नहीं थी, उनका ओल्ड एंसेस्ट्रियल खुद वहाँ गया था, खुद हुआंग की ग्लोरी को देखा था। किसी ने धीरे से कहा, ये वही लड़का है ना? ये वही लड़का था और सिर्फ कुछ सालों में यहाँ तक पहुँच गया। हुआंग अब भी सिर्फ 20 ईयर्स के आसपास का लग रहा था, लेकिन ऑलरेडी सेल्फ रिलीज रेलम में एंटर कर चुका था। ये कोई नॉर्मल ग्रोथ नहीं थी, ये एक लेजेंड का बर्थ था, पूरे ग्रेट एरा का अकेला एग्जाम्पल। लोगों को ये भी समझ आ रहा था कि अगर ये एनिमी बने रहे तो आने वाले एरा में सेलेस्टियल क्लैन पर हमेशा स्वॉर्ड लटकती रहेगी। ऐसा जीनियस जो अभी अपने गोल्डन एज में एंटर हुआ हो, वो कब तक चमकेगा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। इसी खौफ के बीच एक एल्डर ने झुककर पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग थे कहा, मतलब वही कि पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग थे, भूल जाओ उनको, ऐसा कह रहा था। ठीक है, हम रिजॉल्व करना चाहते हैं। सी हाउ का जवाब सीधा था और ठंडा, सिर्फ कुछ वर्ड्स बोलकर तुम्हें लगता है तुम सब खत्म कर दोगे? यही पर साइलेंस छा गया, क्योंकि ये सच था, ये सब उनकी खुद की लालच का नतीजा थी। अगर उस वक्त सी हाउ की प्रीसियस टेक्निक्स के पीछे ना पड़ते, अगर उसे जेल में ना डालते, अगर उसे ऑलमोस्ट मार ना देते, तो शायद आज ये एनिमी या दुश्मनी नहीं होती या ख़त्म हो चुकी होती। कई लोगों की नज़र यूनजी पर पड़ गई। लोअर रेलम से लेकर हायर रेलम तक उसका और सी हाउ का रास्ता एक साथ चला था। लाइफ एंड डेथ सिचुएशन भी साथ झेली थी। आज यूनजी आंखों में रिग्रेट और हेल्पनेस के साथ खड़ी थी। वक्त वापस नहीं आता है, ये बात याद रखूँगा, इस वक्त वापस नहीं आता। इसी बीच यंगर जनरेशन का एक मेंबर गुस्से में बोलता है, हुआंग ज़्यादा दूर मत जाओ। तभी फियरलेस लायन गरज कर रोर किया। गोल्डन लाइट पूरे स्पेस में फैल गई। उसकी वॉइड में पूरी वॉइस गूंज उठी, बेकार की बातें बंद करो, बाहर आकर लड़ना है तो आओ, सबको यही ख़त्म कर दूंगा। सिर्फ एक माउंट और पूरा क्लैन चुप हो गया। ओल्ड सेलेस्टियल का चेहरा और भी सीरियस हो गया। वो जानता था फियरलेस लायन क्लैन का मतलब क्या होता है, खासकर डेसोलेट बॉर्डर के बाद। कुछ लोग अभी भी जिद पर थे, हमारी फॉर्मेशंस है, एक्सपर्ट्स हैं, क्या हम इससे डर जाएंगे? तब किसी ने पूछा, सीनियर ब्रदर यूयू, जब आप लड़े थे क्या वो सच में इतना खतरनाक था? यूयू, जो कभी सेलेस्टियल क्लैन का नंबर 1 था, शांत लहजे में बोला, मैं हार गया था और आज उसे देखकर ये भी समझ गया हूँ। मतलब उस समय के समझ गया हूँ कि मैं हार चुका था पहले से ही, वो हम सबसे बहुत आगे निकल चुका है। अब ये जनरेशन उसे कैच नहीं कर सकती। ये सुनकर पूरा क्राउड हिल गया। फिर नजर गई 3 स्टोन हेवनली मोनार्च पर। उसने भी बिना हिचकिचाहट के कहा, अगर लड़ाई हुई मैं भी मरूंगा। अब बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी थी। ओल्ड सेलेस्टियल ने अपनी पोजीशन और नीचे रखी। लेट बियॉन्स भी बिगियॉन्स, मतलब वही भूल जाते हैं, ऐसा था। ठीक है, हम रिकॉन्सिल करना चाहते हैं, उसने कहा। सी हाउ ने शहर के ऊपर एक नज़र डाली। गलत का दाम होता है, मैं रिपेमेंट के लिए आया हूँ। ओल्ड सेलेस्टियल ने पूछा, क्या चाहिए? सी हाउ मुस्कुराया, इमोर्टल एक्सेशन स्टोन। ये सुनते ही कई एल्डर्स के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। ये उनका सुप्रीम ट्रेजर था। उन्होंने स्क्रिप्चर्स ऑफर किए। सी हाउ ने मना कर दिया, स्क्रिप्चर्स मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है मेरे पास। मतलब आखिरकार इमोर्टल एक्सेशन स्टोन को सिटी वॉल पर लाया गया। एंशिएंट, शांत, लेकिन उसके अंदर वर्ल्ड शेकिंग पोटेंशियल थी। सी हाउ सिटी के पास नहीं गया। वो जानता था सिटी ऑफ हेवन की कोई आम जगह नहीं है। यहीं से आर्केइक 6 ग्रेट सेलेस्टियल निकले थे। तभी अचानक सी हाउ के हाथ में रखा वॉइड इमोर्टल कोल्ड स्टील गर्म हो उठा। लाइट बरसने लगी और अगले ही पल सिटी ऑफ हेवन के ऊपर इमोर्टल एक्सेशन स्टोन खुद हवा में उठ गया। लोग चीख पड़े, क्या हो रहा है? स्टोन ने शहर की बाउंड्री तोड़ दी और सीधे सी हाउ की तरफ उड़ गया। सडनली इमोर्टल एक्सेशन स्टोन ने अपने आप
मोमेंट दिखाया। एक स्टोन तेज स्पीड से लाइट स्ट्रीम में बदल गया और उसके साथ स्कारलेट इमॉर्टल दाव की मल्टी कलर्ड लाइट हर डायरेक्शन में फैल गई। इस प्रोसेस के दौरान वॉइड का स्पेस ट्रेम्बल करने लगा। हर तरफ दाव पैटर्न्स वेव्स की तरह स्प्रेड हो गए, जैसे स्पेस के ऊपर रिपल्स बन गए हों। इन्हीं पैटर्न्स के बीच एक डिवाइन लाइट पाथ बना जो सीधे आगे की तरफ रश कर गया। सिंह ने अपनी बड़ी स्लीव आगे बढ़ाई और डायरेक्टली उस स्टोन को कलेक्ट कर लिया। वो काफ़ी टाइम से स्टोन पर नजर रखे हुए था। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि स्टोन खुद उसके पास आ जाएगा, लेकिन अब जब आ ही गया है तो पोलाइट होने का सवाल ही नहीं था। जब स्टोन उसके हाथ में आया, सिंह को तुरंत उसका रियल वेट फील हुआ। ये एक मैसिव बाउल्डर जैसा हैवी था, लेकिन करंट सिंह के लिए यह वेट कोई भी बड़ी बात नहीं थी। करंट में ठीक है। इमॉर्टल एक्सेशन स्टोन हेवेंस, हमारे क्लैन का सुप्रीम ट्रेजर हुआंग के हाथ चला गया, किसी ने चिल्लाया। तो ठीक है, सिटी ऑफ हेवन में तुरंत हंगामा मच गया। ये सेलेस्टियल क्लैन का एंसेस्ट्रल ट्रेजर था जो जनरेशन से पास होता आ रहा था। ऐसे अचानक खो जाना वो कैसे एक्सेप्ट कर सकते थे। अभी अभी ट्रेजर खुद उड़कर बाहर गया तब था किसी ने जोर से कहा, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ही सब देखा था। सिटी की वॉल्स पर पहले से पावरफुल फॉर्मेशन पैटर्न्स लगे हुए थे जो नॉर्मली किसी को अंदर बाहर आने नहीं देते थे, लेकिन इमॉर्टल एक्सेशन स्टोन का इस जगह से रेजोनेशन था, इसलिए फॉर्मेशन ने उसे रोका नहीं। स्टोन खुद ही बाहर निकल गया और फॉर्मेशन ने उसे वापस पुल नहीं किया। यह फॉर्मेशन एक्चुअली लिविंग टाइप का था जो फ्रेंड और एनिमी को अलग पहचान सकता था। फॉर्मेशन स्पिरिट ने स्टोन को अपना माना, इसलिए वो एस्केप कर गया। बहुत से लोग तुरंत स्टंड हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि काम क्या करे। क्लैन का सुप्रीम ट्रेजर उन्हें छोड़कर हुआंग के पास क्यों चला गया, किसी को पता नहीं चला। उन्हें छोड़कर क्यों चला गया, किसी को पता नहीं था। इम्पॉसिबल। इसने कोई सीक्रेट मेथड यूज करके ट्रेजर चुरा लिया। इमॉर्टल एक्सेशन स्टोन दाव कॉम्प्रिहेंड करने का काम आता है। क्या इसके पास अपनी स्पिरिचुअल सेंस भी है, किसी ने कहा। लोगों के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशंस थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहली बार इस स्टोन को देख रहे हों। चाहे जितनी भी अनबिलीवेबल बात लगे, सच उनके सामने था। ओल्ड सेलेस्टियल भी बिल्कुल डमस्टक था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसे खुद नहीं पता था कि स्टोन खुद मूव कर सकता है। वांग, हमारे क्लैन का ट्रेजर वापस करो, उसे लौटाओ, कई लोग चिल्लाने लगे। ये डिवाइन ऑब्जेक्ट था, आर्केइक 6 ग्रेट सेलेस्टर्स ने मिलकर लाया था बिना जान की परवाह किए। र्यूमर्स थे कि उस टाइम इस ट्रेजर के लिए ब्लड रिवर्स तक बहा दी गई थी, मतलब खून की नदियां बही थी और सन एंड मून तक डल हो गए थे। तब सेलेस्टियल क्लैन अपने पीक पर था, इसीलिए वो ट्रेजर रख पाए थे। और आज हुआंग आया, हाथ हिलाया और स्टोन खुद भाग गया। इस सीन ने सबको इतना गुस्सा दिला दिया था कि लोग ऑलमोस्ट अपनी दाढ़ी नोच लेने वाले थे। हा, सिया जोर से हंसा और स्टोन पर हाथ फेरने लगा। देखने में सिंपल और रफ था, लेकिन वैल्यू के मामले में ये प्राइसलेस सुप्रीम ट्रेजर था। स्टोन इतना हैवी था कि ब्लंट वेपन के तौर पर भी यूज हो सकता था। अगर कोई पावरफुल कल्टीवेटर भी इसे हिट होता तो बोन्स और मसल्स तक डैमेज हो सकते थे, लेकिन केयरफुली सेंस करने के बाद सिंह को इसमें कोई लिविंग कॉन्शियसनेस फील नहीं हुई। इसके अंदर जो था वो इमॉर्टल मेलोडी था, ना कोई विल, ना किसी एक्सपर्ट का कॉन्शियसनेस इम्प्रिंट। थैंक्स अ लॉट, सिंह ने सिटी ऑफ हेवन की तरफ देखकर कैजुअली कहा। स्टोन ने फिर से अपना इंसेंट फॉर्म ले लिया और डिवाइन लाइट की रेन रिलीज की, जो इतनी ब्राइट थी कि लोग कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे खुद को। आप लोगों ने इतनी काइंडनेस से गिफ्ट दिया है तो रिफ्यूज करना बुरी बात होगी, मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, सिंह हंसी के साथ बोल रहा था। लोगों को गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उन्होंने ब्लड वॉमिट करना मतलब फील होने लगा कि अभी खून की उल्टी कर देंगे ऐसा। इसी दौरान सिंह ने नोटिस किया कि इमॉर्टल एक्सेशन स्टोन का वाइड इमॉर्टल गोल्ड स्टील से कनेक्शन बन रहा था। दोनों आपस में रेजोनेट कर रहे थे। अचानक वाइड इमॉर्टल गोल्ड स्टील पर एक फिगर अपीयर होने लगी। पहले ये गोल्ड बुक सिर्फ एक ब्रिक जैसा था, न रिएक्शन न मूवमेंट। अगर इसमें कोई स्क्रिप्चर होता तो सैनफैंग कभी इसे इतनी आसानी से नहीं देता। ये एज ऑफ इमॉर्टल कोलैप्स का ऑब्जेक्ट था। उस एरा का एक भी स्क्रिप्चर मिल जाना वर्ल्ड शेकिंग बात होती थी। सिंह के हिसाब से ये बुक
सिर्फ वेपन रिफाइन करने के काम नहीं आती थी, लेकिन आज इसका रिएक्ट करना नॉर्मल लॉजिक से बाहर था। फिगर धीरे धीरे क्लियर होने लगे। एक ह्यूमनॉइड से बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन जैसा दिखाई दिया। सी हाउ कम्प्लीटली सेकेंड था, लेकिन फियर से नहीं, एक्साइटमेंट से। ये चीज़ इमेजिनेशन से भी ज़्यादा मिस्टीरियस होल्ड करती थी, मतलब मिस्टीरियस थी। उसके पास ऑलरेडी काफ़ी पावरफुल मेथड्स थे, जैसे कि इम्पेरिसिबल स्क्रिप्चर जिसका एक पार्ट अभी भी लॉस्ट था, फिर भी एम्परर कोलैप्स एरा का सीक्रेट उसके लिए प्राइसलेस था। ये एंशिएंट स्क्रिप्चर था या सिर्फ हिस्ट्री रिकॉर्ड, ये देखना बाकी था। फिर एक स्मूथ मूवमेंट में सी हाउ ने इमॉर्टल गोल्ड बुक और स्टोन दोनों को बीस्ट स्किन पाउच में रख लिया। ओल्ड सेलेस्टियल का फेस डार्क हो गया। ये स्टोन सिर्फ लैंड करने के लिए था। आप सीधा ले कैसे गए? उसने पूछा। सी हाउ ने कामली कहा, आज मैं रिपेमेंट के लिए आया था। आप ही लोग गिफ्ट देने वाले थे। लोग चिल्लाए, धमकी दी, लेकिन कोई भी सिटी से बाहर नहीं निकला। सब जानते थे कि सेल्फ रिलीज रेलम में हुआंग उन सब पर हैवी था। एंशिएंट सिटी ने अटैक ट्राई किया, लेकिन सी हाउ ने फिर से अवॉइड कर लिया। आखिरकार बिना एक भी डायरेक्ट बैटल के सी हाउ फियरलेस लायन पर बैठकर इमॉर्टल एक्सेशन स्टोन के साथ वहां से चला गया। ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में फैल गई। सेलेस्टियल क्लैन रिग्रेट में डूब गया और बाकी क्लैंस पैनिक में आ गए। सी हाउ मीनवाइल लोअर रेलम की तरफ जाने लगा, एंशिएंट पाथ की डायरेक्शन में निकल चुका था, ये देखने के लिए कि वह असल में हो क्या रहा है। हमें दिखाया जाता है फिर सी हाउ अपनी जर्नी कंटिन्यू करता है और उसकी स्पीड भी इतनी ज़्यादा होती है कि कोई नॉर्मली कंपेयर नहीं कर सकता था। अगर 3000 प्रोविंस में वो नंबर 1 ना भी हो तो बिल्कुल टॉप के पास ज़रूर था। कुनपेंग टेक्निक, अर्थ 2 इंचेस, डिवाइन एबिलिटीज और लाइटनिंग एम्परर की एक्सट्रीम स्पीड, तीनों एक साथ उसे यूज कर रहा था। करते हुए सी हाउ की पीठ पर लाइटनिंग विंग्स और कुनपेंग विंग्स एक साथ मूव करते हैं। सिर्फ एक ब्रीथ में वो 10,000 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस कर लेता है। गोल्डन लायन का मूड काफ़ी ग्लूमी हो चुका था। उसे सी हाउ ने अपनी स्लीव के अंदर स्टोर कर लिया था। रीजन सिंपल था, वो सी हाउ जितना फास्ट नहीं था। अगर साथ लेके चलना है तो कैरिड होना ही पड़ेगा। सी हाउ को टाइम की बहुत कमी थी। वो किसी भी चीज़ में डिले नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो कंटिन्यूसली वॉप और वीव करता हुआ आगे बढ़ता रहा। मतलब ये सुन करके निकल रहा है वो, ऐसा था। ठीक है, इतने फास्ट मूवमेंट के साथ कि नॉर्मली इमेजिन करना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसा अपने आप से शांत वॉइस में वो बोलता है, वो ये प्रोविंस अनहाइबेटेड रीजन से काफ़ी क्लोज है, 3000 प्रोविंस के बॉर्डर पर। थोड़ी देर में वो पहुंच चुका होता है। बाद में एक एंशिएंट लैंड थी जहां जैसे ही वो अंदर एंटर करता है लगातार ऐसा लगता है जैसे जगह खुद को बाकी दुनिया से छुपा कर रखना चाहती हूँ। ये जगह की प्रोविंस थी, साइज में ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एंशिएंट प्रोविंस नहीं थी। हिस्ट्री में यहाँ से कोई ऐसा सुप्रीम एक्सपर्ट नहीं निकला था जिसकी वजह से पूरे प्रोविंस का नाम हिला दिया जैसा। फिर भी इस जगह के अराउंड एक मिस्टीरियस फीलिंग डेवलप हो रही थी। रीज़न ये था कि यहाँ कुछ एक्सट्रीमली एंशिएंट स्पीशीज रहती थी। सी हाउ का पहला स्टॉप होता है ग्रेट यिन क्लैन। ये क्लैन पहाड़ों के बीच एक वैली में रहता था, एक बड़े रिवर के बिल्कुल पास। ये रिवर नॉर्मल नहीं थी, ये ग्रेट यिन रिवर पिच ब्लैक, बिल्कुल इंक जैसे और कोल्ड, इतनी की हड्डी तक को जमा थे। ऐसा लगता था जैसे अंडरवर्ल्ड से निकली हुई जगह। सरफेस वर्ल्ड में ऐसा रिवर्स बहुत ही कम मिलते हैं। कुछ ब्रांचेस ज़रूर होती हैं, लेकिन असली ग्रेट यिन वाटर से बने रिवर्स नॉर्मली नहीं होते। अगर होते तो दुनिया सोर्स पर रहने वाले सारे क्रिएचर्स वाइप आउट हो जाते। मतलब दुनिया की सोर्स पर वही यार कि सिर्फ ठंड होती तो मर जाते सभी लोग, ऐसा था। ठीक है, इसी जगह थोड़ा डिफरेंट था। इस जगह थोड़ा डिफरेंट था। ग्रेट यिन एनर्जी थी, लेकिन लिमिटेड रेंज के अंदर। ग्रेट यिन क्लैन खुद भी काफ़ी स्पेशल थी। वो लॉन्ग रिवर के बिल्कुल पास रहते थे और उनके हाउसेस और भी ज़्यादा स्ट्रेंज थे। उनके घर दोनों शोर के शिप क्लिप्स से लटके हुए होते थे, मतलब वही पंछी की तरह
स्टोन कॉफिन्स, गोल्डन कॉफिन्स, जेड कॉफिन्स, अलग अलग टाइप के कॉफिन्स हवा में सस्पेंडेड थे, मतलब उड़ रहे थे। सीन काफ़ी मिस्टीरियस लगता है। ये अनडेड नाइट्स नहीं थे, बिल्कुल नॉर्मल लिविंग क्रिएचर्स थे। नॉर्मली बाहर जाते भी थे, बस उनके हाउस ऐसे थे, यानी कि डेड की तरह, अनडेड नाइट की तरह। ये लोग कल्टीवेशन के लिए ग्रेट यिन एनर्जी अब्जॉर्ब करते थे। सबकी कॉन्स्टिट्यूशन नेचुरली कोल्ड एट्रीब्यूट वाली थी। र्यूमर में ये भी था कि ये क्लैन सबसे पावरफुल मेंबर रिवर के बिल्कुल एंड में, समवर्ड में है। मतलब वही यार, बिल्कुल एंड में रिवर के वो कल्टीवेट कर रहा है, ऐसा था, ठीक है। सी हाउ ये सब देख कर सोचता है, ये रेस वाकई स्ट्रेंज है, और यही लोग लोअर रेलम के पाथ जानते हैं। वो अकेला ही यहाँ आया था और पहले से ही इनके कस्टम्स और टैबूस के बारे में काफ़ी रिसर्च कर चुका था, ताकि कोई गलती ना हो। फॉर्चुनेटली ये क्लैन रिक्लूसिव नहीं था। प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ इनके साथ कांटेक्ट करना इजी था। सी हाउ गिफ्ट प्रिपेयर करता है। ग्रेट यिन मैरो, मून फ्रॉस्ट स्टोन, 9 यिन ट्रू वुड, फ्रोजन रेलम स्टोन। हर एक आइटम रेयर और प्रीशियस था। मतलब गिफ्ट लेके जा रहा है पहली बार, जब तक मैं देख रहा हूँ पूरे हिस्ट्री में सी हाउ पहली बार लेके जा रहा है कुछ गिफ्ट किसी के लिए। वो तो लूटता है, बस आया था उसको। उसके बाद वो आगे बढ़ता है और अलग अलग ट्राइब्स से गाइडेंस लेता है। ग्रेट यिन रिवर लगभग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक फैली हुई थी। उसके दोनों साइड्स पर काफ़ी क्लैंस रहते थे। सबके कस्टम्स अलग होते थे, थोड़े थोड़े, मतलब वही यार कुछ कुछ, मतलब वही पता नहीं क्या था, जैसे टैक्स वैक्स मान के चलो इसको। इसी वजह से सी हाउ एक के बाद एक ट्राइब्स विजिट करता है, केयरफुली ऑब्जर्व करता है और हर डिटेल को कंफर्म करता है। एक एल्डर उसे बताता है पाथ ग्रेट यिन रिवर के लिमिट्स पर है, मतलब वही पाथ ग्रेट यिन रिवर के वहाँ पर है, यानी कि जो लोअर रेलम जाने का पाथ। ये एल्डर बहुत एंशियंट था। आर्काइक एज से पहले का कल्टीवेशन ज़्यादा हाई नहीं थी, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम से जिंदा था। रीज़न सिंपल था, पास्ट में उसे एक रूटेन ग्रेट यिन फ्रूट मिला था, जिसका इफेक्ट उनके क्लैन के लिए भी बहुत पावरफुल था। एल्डर बताता है कि वो फ्रूट रिवर के लिमिट्स से आया था। सी हाउ थोड़ा फ्राउन करता है। ये रिवर तो सिर्फ कुछ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड किलोमीटर लंबी है, मैं तो एक फ्लैप में वहां पहुंच सकता हूँ। एल्डर कामली एक्सप्लेन करता है, जो ग्रेट यिन रिवर तुम देख रहे हो वो रेस्ट्रिक्टेड सेंस में है। ग्रेटर मीनिंग में ग्रेट यिन रिवर वो है जो वॉइड में फ्लो करती है, पूरे ग्रेट यिन से बनी होती है। एल्डर एक और लेजेंड भी बताता है, मतलब वही कहानी बताता है लेजेंड्स की। पाथ शायद ग्रेट यांग रिवर के लिमिट्स पर हो सकता है। प्रॉब्लम ये थी कि लेजेंड्स कॉन्ट्रेडिक्ट करते थे, मतलब वही प्रेडिक्ट करते थे। ग्रेट यिन क्लैन कहते थे पाथ ग्रेट यिन रिवर पर है, जबकि और इक्वली एंशिएंट क्लैन कहता था पाथ ग्रेट यांग रिवर पर है। वो क्लैन था ग्रेट यांग क्लैन, मतलब दोनों अपने अपनी जगह पर बोल रहे हैं, ऐसा था पाथ को, ठीक है। ग्रेट यांग क्लैन लगभग इरेडिकेट हो चुका था। गोल्डन क्रो और सन गॉड वाइन जैसे ग्रेट यंग रिलेटेड क्लैंस के कॉन्फ्लिक्ट के बाद ओरिजिनली ग्रेट यांग क्लैन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। सच जानने के लिए एल्डर कहता है कि ग्रेट यिन रिवर की लिमिट्स पर एक फ्लोटिंग कॉफिन है। शायद वहाँ क्लैन का इम्पोर्टेंट फिगर स्लीपिंग या सक्लूजन में होंगे। स्लीप या कंक्लूजन वही, मतलब रिकवरी कर रहे होंगे, लेकिन वो क्लियरली वार्न करता है वो जगह डेंजरस है। सी हाउ थैंक यू बोलकर आगे बढ़ता है। पहले वो ग्रेट क्लैन यांग क्लैन जाता है। वहाँ कंडीशन बहुत ख़राब थी। छोटे सेटर्ड ट्राइब्स, पॉपुलेशन बहुत कम और हाई लेवल एक्सपर्ट कोई भी नहीं। वहाँ ग्रेट यांग रिवर था, एक लावा रिवर, नॉर्मल लावा नहीं बल्कि उसमें फेंट ग्रेट यांग एसेंस थी। पास्ट में ये रिवर मिलियंस ऑफ किलोमीटर तक थी, लेकिन अब एंशिएंट बैटल के बाद ऑलमोस्ट सूख चुकी थी। कोई केयर यूजफुल क्लू न मिलने पर सी हाउ वापस ग्रेट यिन रिवर के लिमिट्स पर आता है। बिना हेजिटेशन वो सीधे रिवर में जंप कर देता है। ब्लैक वेव्स सर्च करती हैं, वॉटेक्स बनता है और सी हाउ के अंदर वो खींच लिया जाता है, मतलब सी हाउ के अंदर खींच लिया जाता है। कोल्ड इतनी ज़्यादा होती है कि गोल्डन लायन तुरंत सिल्वर रॉब से कवर करता है खुद को। जब सी हाउ फिर भी उसकी पीठ पर बैठ जाता है, सी हाउ फिर भी उसकी पीठ पर बैठता है। वो ठंड से मर रहा था फिर भी, ठीक है। नीचे जाते जाते लेयर के बाद लेयर्स आती हैं, जैसे एबिस के अंदर एबिस
17th लेयर पर पहुंचकर गोल्डन लायन सॉफ्ट होता है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल 18th लेयर अंडरवर्ल्ड जैसा था, जो एंशियंट मॉन्क ब्लड लाइन से रिलेटेड माना जाता था। सीहाव रुकता है, फिर बिना डिले वो स्पेशल आर्टिफैक्ट निकालता है और सीधे 18 लेयर में थ्रो कर देता। जैसे ही कर्स पावर रिलीज होती है, गोल्डन लायन की बॉडी और सोल अनस्टेबल हो जाती है। वो तुरंत रिट्रीट करता है। दोनों सरफेस पर निकलकर हॉरिजॉन की तरफ एस्केप करते हैं। तभी रिवर के लिमिट्स इरप्ट करते हैं। कई फिगर्स बाहर आते हैं, कुछ स्क्रीम्स करते हुए, कुछ फ्लेश कोरोड हो चुके होते हैं कुछ लोगों के, कुछ सीधा वाइट बोन्स बन जाते हैं। ये सब कर्स पावर्स का इफेक्ट था, टेरिफाइंग बियॉन्ड इमेजिनेशन के। सी हाउ कामली बोलता है, फैमिलीज ऑफ द 9 हेवंस, मैं ऑलरेडी लोअर रेलम जाने वाला हूँ, फिर भी तुम लोग मेरा पीछा छोड़ नहीं रहे। तब कुछ और एक्सपर्ट्स अपीयर होते हैं जो रिवर में गए ही नहीं थे। तब और सी हाउ एक फेमिलियर फेस देखता है, उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो था युआन किंग, वही पर्सन जिसने 9 हेवेंस में सी हाउ को स्लेव बनाया था, ओरिजिन एंशिएंट माइंड में भेजा था और बार बार उसकी लाइफ के पीछे पड़ा रहा था। सी हाउ कोल्ड वॉइस में बोलता है, ओल्ड थिंग, तुम और तुम्हारा मास्टर फाइनली सामने आ ही गया। तब का देखो यार, कुछ अभी बीच में कुछ इधर उधर हुआ था, मतलब ठीक है, स्क्रिप्ट थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। वही कर्स पावर में कुछ थ्रो करता है, कर्स पावर वो होती है, इरप्ट होती है। सी हाउ मतलब अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रहा है, ठीक है। ऐसे वैसे सीन से मुझे माफ़ कर देना यार, थोड़ा सा ये वाला चैप्टर इधर उधर हो गया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। जाता है युआन किंग। ये सिर्फ सी हाउ के लिए एक एनिमी नहीं था, बल्कि एक बड़ा एनिमी था। सी हाउ की लाइफ में जितनी भी बड़ी ट्रबल्स आई थी, उनमें से काफ़ी चीज़ों की जड़ यही पर्सन था। जब सी हाउ ने अभी अभी 9 हेवेंस में एंट्री ली थी, तब इसी युआन किंग ने उसे डायरेक्टली कैप्चर कर लिया था। अगर उस टाइम कुछ लोग इंटरफेयर ना करते तो शायद सी हाउ वही मार दिया गया होता। लेकिन फिर भी युआन किंग ने उसे ओरिजिन एंशिएंट माइंड भेज दिया था, जहां वांग फैमिली ने उसे सप्रेस करके अपना सर्वेंट बना लिया। अगर युआन किंग एग्जिस्ट ही ना करता तो बाद की ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स शायद कभी होती ही नहीं। मतलब वही जो साइकिल हुआ ना, वो होता ही नहीं कभी, ऐसा था। बाद में भी युआन किंग ने पीछा नहीं छोड़ा। उसने अपने डिसेंडेंट को हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट भेजा, सिर्फ इसलिए ताकि सी हाउ की पूरी तरह एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन हेवनली डाइटी इंस्टीट्यूट के स्ट्रिक्ट रूल्स थे। रिजल्ट ये हुआ कि युआन किंग का बेटा क्रिपल हो गया। उसका ग्रैंडसन सी हाउ के हाथ से इमॉर्टल इंस्टेंट बैटलफील्ड में मारा गया। अफसर इतने सालों बीत जाने के बाद भी युआन किंग की कंडीशन सरप्राइजिंगली अच्छी थी, बल्कि पहले से भी यंग लग रहा था। उसके बाल काले और घने थे, आंखें ब्राइट और शार्प सीधे सी हाउ को घूर रहे थे शार्प आंखें सी हाउ को घूर रहे थे। सी हाउ बल्कि बाकी लोगों को पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात क्लियर थी, ये सब एक एक्सट्रीमली डेंजरस थे। सब लोग एक्सट्रीमली डेंजरस थे, एक से बढ़कर एक थे। उनकी बॉडी से एक प्रेशर आ रहा था, जैसे कोई अनसीन फियर नेचुरली सप्रेस कर रहा हो। तब युआन किंग बोलता है, लिटिल मॉन्स्टर, तुम्हारी लाइफ वाकई काफ़ी परसिस्टेंट निकली। डेसोलेट बॉर्डर में भी नहीं मरे, अब और प्रोग्रेस करते हुए यहाँ तक आ गए। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। ये सुनते ही सी हाउ की आंखों में कोल्ड लाइट इरप्ट हो जाती है। किलिंग इंटेंट सीधे बाहर आने लगती है। डेसोलेट बॉर्डर की ग्रेट बैटल में युआन किंग कहीं भी नहीं दिखा था। इंपीरियल पास की मदद के लिए उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन अब जब सी हाउ वापस आया, यह बंदा सीधे उसे मारने आ चुका था। सी हाउ अपनी जान की परवाह किए बिना डेसोलेट बॉर्डर में फाइट की, और अब ये लोग पीछे से अटैक कर रहे थे, पीठ पीछे वार कर रहे थे। सी हाउ ठंडी आवाज में बोलता है, सिर्फ एक फेक सुप्रीम बींग कर बनकर आए हो, थोड़ी कल्टीवेशन क्या बढ़ी, अब यहाँ अपनी जान देने आ गए। इस एरा में रियल सुप्रीम बींग रियली अपीयर करते थे, इसीलिए लोग सेल्फ रिलीज रेलम के कल्टीवेटर्स को भी सुप्रीम बींग कह देते थे, बस रिस्पेक्ट के लिए। लेकिन सब जानते थे कि यह सिर्फ टाइटल था। अब युआन किंग ने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया था। वो एक रियल सुप्रीम सेल्फ रिलीज रेलम कल्टीवेटर बन चुका था। ये सुप्रीम बींग नहीं थे यार, तो मैं क्या करना, कंटिन्यू करते हैं, मरना तो है ही इसको। और इसी कंडीशन के साथ वो लोगों को लेकर सी हाउ पर अटैक करने आया था। सी हाउ क्लियरली बोलता है, यू आर फाइंड द डेथ, मतलब तुम डेथ के पास आए हो। खुद चल कर ऐसा था ना, उसके पास ये कॉन्फिडेंस था इतनी यंग एज में सेल्फ रिलीज रेलम रीच करना। अगर उसे थोड़ा और टाइम मिलता तो वो
डेफिनेटली सारे एनिमीज को वाइप आउट कर देता। युआन किंग रिप्लाई करता है, तुम चाहे जितने एरोगेंट बन जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हें चांस ही नहीं देंगे। सुप्रीम बिंग रेलम का सपना देखना छोड़ दो, ये लोग यहाँ इसीलिए आए थे ताकि सी हाउ को ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही मार दिया जा सके। युआन किंग अकेले इनफ होता, लेकिन उसके पीछे जो पावर्स थी वो सी हाउ को के एंडलेस पोटेंशियल से जेनुअनली डरते थे। सच ये था कि ये लोग डर गए थे। डेसोलेट बॉर्डर की बैटल ने उनके दिल हिला दिए थे। अगर हुआंग एक दिन सुप्रीम बीइंग बन गया तो 9 हेवेंस 10 अर्थ में कोई उसे रोक नहीं पाता। सी हाउ गुस्से और बिटरनेस के साथ बोलता है, हम लोग फ्रंटलाइन में अपनी जान दांव पर लगाकर लड़ रहे थे और तुम लोग पीछे सेफ जगह पर चुपचाप छुप कर बैठे थे। अब जब वॉर खत्म हो गया तब तुम्हारी वियसियसनेस बाहर आ गई। एनिमी के सामने तुम्हारी करेज कहाँ थी? उसका आवाज में नफरत और डिसअपॉइंटमेंट दोनों थे। दूर ग्रेट यिन रिवर के अंदर कर्स पावर से अफेक्टेड लोग भी स्क्रीम कर रहे थे। कुछ लोग सीधे वाइट बोन्स बनकर रिवर में गिर गए। उनकी प्रिमिडियल स्पिरिट पूरी तरह रोट हो चुकी थी, मतलब टूट चुकी थी। कुछ और लोग थे जिनके फोरहेड से ब्लड निकल रहा था, ऑर्गन्स करोड हो रहे थे, सोल बर्न हो रही थी। रिवर के नीचे छुपे हुए लोगों में से 90% या तो क्रिपल हो चुके थे या मर चुके थे। ये इमॉर्टल टॉम की कर्स पावर थी, रूथलेस और मर्सीलेस। लेकिन युआन किंग के पीछे जो लोग खड़े थे उन पर इसका कोई असर नहीं था। उनमें से एक मून वाइट रोब पहने आदमी ने आगे बढ़ते हुए कामली कहा, अ बीट अ मॉर्फिंग, मतलब डायलॉग बोला, ठीक है उसने, कि मरोगे तुम ऐसा। उसके हाथ पीछे थे, फेस पर अलूफ एक्सप्रेशन लेकिन आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट। दिखने में वो 30 साल के आसपास का लगता था, लेकिन क्लियरली ये ओल्डर जनरेशन का मॉन्स्टर था। एक और औरत येलो घूस लॉन्ग स्कर्ट में हल्की सी स्माइल के साथ हंसी, लेकिन उस स्माइल में सिर्फ मौकसी थी और डिस्टेन था। सी हाउ बिना कोई हेजिटेशन के बोल देता है, तुम लोग बस लॉन्ग टेल्ड वुल्फ्स हो। ये सुनते ही उनके एक्सप्रेशन फ्रीज हो जाते हैं। मून व्हाइट रोब वाला आदमी कोल्ड वॉइस में पूछता है, तुम जानते हो तुम कौन सी पावर रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग मतलब किस पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा पूछ रहे हो, ठीक है। सी हाउ सीधे जवाब देता है, लॉन्ग लाइफ फैमिली, वो लोग जो डेसोलेट बॉर्डर के टाइम चुप बैठे रहे। इस पॉइंट पर क्लियर हो जाती है कि सी हाउ उन्हें डायरेक्टली एक्यूज करता है इनर बिट्रेयल, सप्रेशन और सीनियर ब्लड डिसेंडेंट और एंशिएंट वॉर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का। मतलब वही लगा देता है, दाम लगा देता है उन पर, ठीक है, इल्जाम लगा देता है कि तुम भगौड़े हो ऐसा। येलो स्कर्ट वाली औरत गुस्से में चिल्लाते हैं, ये सिर्फ पर्सनल गरेज है। सी हाउ उसे घूरता है और कहता है, मुझे तो लगता है प्रिसिसली तुम ही लोग हो, मतलब तुम ही लोग इन सब के जिम्मेदार हो, ऐसा था, ठीक है। बात तब विंड क्लैन पर आ जाती है। सी हाउ एंसेस्टर फेंग का नाम लेता है, जो इमॉर्टल एंशिएंट वॉर में हीरो था, और फिर बोलता है उसके डिसेंडेंट्स आज कितने डिसाइपल्स हो चुके हैं, मतलब वही यार मर चुके हैं, ऐसा था, ठीक है, कितने कमज़ोर हो चुके हैं। इस पॉइंट पर येलो स्कर्ट वाली औरत का फेस डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो गुस्से में बोलती है, फेंग जिंगटियान मेरा क्लैन इनहेरिटर था, तुमने उसे मारा। सी हाउ कामली पूछता है, तुम कौन हो उसके? मैं उसकी एंसेस्ट्रल आंट हूँ, फेंग बैलिंग। उसकी किलिंग इंटेंट अब पूरे तरह एक्सप्लोड हो चुकी होती है। व्हाइट मून रोब वाला आदमी आगे आता है, मेरा ग्रैंडसन फेंग जाओ, उसकी डेथ भी तुमसे रिलेटेड है। सी हाउ कामली क्लेरिफाई करता है, फेंग जाओ एम्परर बटरफ्लाई के इमॉर्टल लाइट से मारा था। फिर वो विंड क्लैन की मेंटेलिटी एक्सपोज करता है, उनका सर्वाइवल माइंडसेट, उनका वॉर से भागना और एरोगेंस, सब कुछ। आखिर में फेंग बाइलिंग बोलती है, सब क्लियर हो चुका है, अब तुम जा सकते हो मरने के लिए। लेकिन तब कोई याद दिलाता है, उसे जिंदा चाहिए, ओल्ड एंसेस्टर मिलना चाहते हैं। सी हाउ हंस देता है, तुम लोगों के साथ? फेंग कियांग कोल्ड वॉइस में बोलती है, हम मेथड लेकर आए हैं। और तब ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। माउंटेन्स और वैलीज के बीच मल्टी कलर्ड लाइट इरप्ट करती है हेवन एंड अर्थ को सील करने के लिए। सी हाउ सिर्फ इतना बोलता है, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें दिखाया जाता है ये जो फॉर्मेशन थी वो सिर्फ ज़मीन का एक छोटा हिस्सा कवर नहीं कर रही थी, ये पहाड़ों और नदियों को लपेट चुकी थी, पता नहीं कितने किलोमीटर तक फैली हुई, यहाँ तक कि ग्रेट यिन रिवर भी इसके अंदर आ चुकी थी। ये क्लियरली एक बहुत बड़ा और हैवी सेटअप था। इस तरह की फॉर्मेशन के लिए नॉर्मल चीज़ें काम नहीं आती थी, इसमें
सिर्फ डिवाइन मटेरियल्स यूज हुए थे, और वो भी हेवनली ट्रेजर्स लेवल के। लेवल लोअर नॉर्मल फॉर्मेशंस का तो सवाल ही नहीं था। सी हाउ को कभी ट्रैप ही नहीं कर सकती थी नॉर्मल ट्रेजर्स। फेंग बाइलिंग ने बिल्कुल ठंडे टोन में कहा, तुम्हें लगता है ये एक्स्ट्रा वैगेंट है? लॉन्ग लाइफ फैमिली की बैकिंग तुम्हारी सोच से काफ़ी आगे होती है। यह थोड़ी सी फॉर्मेशन मटेरियल्स क्या चीज़ है। युआन किंग के चेहरे पर भी डिस्टेन था। चाहे वो विंड क्लैन का मेंबर नहीं था, लेकिन उनके काफ़ी क्लोज था। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, हाँ तुम इग्नोरेंट हो। आज तुम्हारा विंग्स पिंड है, अब तुम डेथ से नहीं बच सकते। पिछले कुछ सालों से युआन किंग अंदर ही अंदर परेशान था। सी हाउ उसके लिए एक कांस्टेंट हेडेक बन चुका था। डेसोलेट बॉर्डर के फाइनल बैटल के बाद सी हाउ इतना स्ट्रांग हो गया था कि उसकी कल्टीवेशन भी युआन किंग से आगे निकल चुकी थी। इसीलिए डर तो लाजमी था। इसी वजह से जब विंड क्लैन ने मूव करने का डिसाइड किया, युआन किंग सबसे आगे आया, लीड लेने को रेडी। उसे तब तक चैन नहीं मिल सकता था जब तक सी हाउ जिंदा था। सी हाउ ने ठंडे टोन में जवाब दिया, रनिंग डॉग, साइड में रह, यहाँ बोलने की जगह नहीं है तुम्हारी। उसने युआन किंग को देखा तक नहीं, उसकी नज़र पूरे एरिया में घूम रही थी। फॉर्मेशन, स्पेस, डायरेक्शन, सब कुछ साइलेंटली जज कर रहा था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट था यहाँ से निकलने का रास्ता। युआन किंग ने गुस्से में चिल्लाया, लिटल बास्टर्ड, आज तू पक्का मरेगा। सच ये था कि पहले सी हाउ को मरना युआन किंग ही चाहता था। बार बार टारगेट करता रहा और अब ऐसे एक्ट कर रहा था जैसे वो विक्टिम हो। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, ये उनकी नेचर होती है। फिंग युआन आगे बढ़ा, चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। न तेज न धीमी आवाज में वो बोला, हुआंग, अपनी सिचुएशन समझ, खुद को बाइंड कर ले और मेरे साथ 9 हेवेंस चल। मेरी फैमिली के ओल्ड एंसेस्टर से मिल, इस तरह हम तुम्हारी जान बचा सकते हैं। वो बिल्कुल रिलैक्स्ड था। ग्रेट फॉर्मेशन ऑलरेडी कंप्लीट थी। उसे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था कि सी हाउ भाग पाएगा। सी हाउ का पेशेंस खत्म हो चुका था। उसने साफ और डिसरिस्पेक्ट टोन में कहा, तुम्हारी एंसेस्टर कौन सा स्पेशल है? एक दिन आएगा जब वो खुद घुटनों के बल मेरे सामने आके आके भीख मांगेगा। पास सामने आने की भीख मांगेगा, ऐसा था, ठीक है, कि हमें जाने दो सब। और सी हाउ करेगा भाई, ये सब पता है। हमें दिखाया जाता है फेंग बाइलिंग गुस्से से चिल्ला उठी, आज तुम्हारे विंग्स यहीं तोड़ देंगे। तुम कहीं नहीं जा सकती बिना हवा के भी। उसकी येलो लॉन्ग स्कर्ट और बाल हिल रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, रिवेंज, फेंग विंटियान के लिए। सी हाउ के चेहरे पर कंटेम्प्ट था और उसी मोमेंट उसके पीठ पर सच में विंग्स अपीयर हो गए। फेंग बाइलिंग एक पल के लिए शॉक में रह गई। तुम? अगले ही सेकंड सी हाउ मूव कर चुका था। उसने अपने गोल्डन पुम पे विंग्स को फुल फोर्स से बीट किया और सीधे उनकी तरफ चार्ज किया। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि हवा फटती हुई लग रही थी। ग्रेट विंग्स उठ गए। स्काई डोम जैसे स्प्लिट हो रहा हो। सबके एक्सप्रेशन बदल गए। उन्होंने तुरंत हैंड सील्स बनाए, काउंटर के लिए रेडी। लेकिन तभी सी हाउ को पीठ में ठंड सी महसूस हुई। उसे तुरंत समझ आ गया कुछ गलत है। बिना डिले किए उसने डायरेक्शन चेंज की। हाई स्पीड मूवमेंट के साथ उसने स्पेस को टीयर किया और सीधे हॉरिजॉन की तरफ निकल गया। वो उन पर अटैक करने ही नहीं आया था, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था। सब लोग शॉक हो गए, लेकिन पैनिक नहीं हुआ। फॉर्मेशन हर तरफ से सील्ड थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि सी हाउ कहीं भाग नहीं सकता। सी हाउ को भी ये बात क्लियरली पता थी, अगर ये लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ सामने आए हैं तो उनके पास कोई टेरिफाइंग बैकअप जरूर होगा। युआन किंग पीछे से चिल्लाया, तुम भाग नहीं सकते। इसी वक्त पूरी जमीन और पहाड़ ग्लो करने लगे। ग्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी थी। दाव पैटर्न्स हवा में वेव होने लगे। स्काई डोम तक कवर हो गया। ये जगह अब एक एक्सट्रीमली डेंजरस जोन बन चुकी थी। सी हाउ ने फिंगर आगे की एक स्ट्रिक ऑफ लाइट फॉर्मेशन से टकराई। तुरंत एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। कैओटिक एनर्जी फैल गई। बोन टेक्स्ट हवा में भर गए। यही मतलब था विंग्स पिंड का। एरिया अब उसके लिए भी लीथल थी। फेंग बाइलिंग स्नीर के साथ बोलती है, मैंने पहले ही कहा था, विंग्स तोड़ के भी भाग नहीं सकते। सी हाउ ने विंग्स से
मैन्यूवर किया, कभी ईस्ट कभी नीचे, कभी स्पीड लाइटनिंग जैसी थी, पर हर डायरेक्शन बंद थी। तब फेंग बाइलिंग ने अपना राइट आर्म उठाया, देखने में स्मूथ और वाइट पर किलिंग और टेरिफाइंग थी। सिंबल्स अचानक चमक उठे, जैसे कोई सुप्रीम बीइंग अवेकन हो रहा हो। सिहाव ने तुरंत टॉन्ट किया, अरे आर्म्स और लेग्स दिखा के प्रवोक करना चाहती हो? उसके चेहरे पर एक फेंट स्माइल आ गई। उसके हाथ में एक डिवाइन तालिस्मान अपीयर हुआ, लाइट का एक ब्राइट कवर बना और नेक्स्ट मोमेंट वो वहां से वैनिश हो गया। रियलम सेटिंग तालिस्मान। युवान किंग ऑलमोस्ट चीख पड़ा। ये तालिस्मान नॉर्मल नहीं था, इसमें सुप्रीम बीइंग एसेंस ब्लड था जो मिंग तियानजिंग ने खुद बनाया था। फॉर्मेशन वेस्ट हो चुकी थी, एनिमी निकल चुका था, पर कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही सिहाऊ अंदर गिरा, फेंग बाइलिंग ने अपना असली ट्रम्प कार्ड रिवील कर दिया। एक सिंबॉलिक सुप्रीम बीइंग जो सीधे उसकी जान लेने आ रहा था। और यहीं से सीन नेक्स्ट लेवल डेंजर में एंटर कर चुका है। मतलब एक सुप्रीम बीइंग ना, ट्रम्प कार्ड ये था कि जैसे वो भाग जाएगा ना फॉर्मेशन से बचकर, तब एक सुप्रीम बीइंग खुद ऐसे मारने के लिए आएगा। ट्रम्प कार्ड यही रखा गया था। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और बैकग्राउंड वॉइस थोड़ा इग्नोर करना गाइस, ठीक है? अब क्या बोलूँ मैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।